गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का विषय है सौर परिवार और ग्रहों के बारे में हम जानेंगे। सूर्य और 8 ग्रह जो हैं, चूँकि कुछ दिन पहले तक 9 ग्रह थे और आज 8 ग्रह हो गए हैं, इसलिए कि जो लास्ट ग्रह था प्लूटो, उसको ग्रहों की श्रेणी से केपलर महोदय ने हटा दिया है। कारण उसकी अनियमित परिक्रमण काल जो था, इस वजह से उसको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। अब बच गए 8 ग्रह। तो सबसे पहले हम जानते हैं सूर्य के बारे में। चूँकि आप सभी हम जानते हैं कि सूर्य एक तारा है और इन तारों में जो प्रकाश होता है, यह नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। हाइड्रोजन और हीलियम के माध्यम से उनके में प्रकाश आता है और ये जब प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा हाइड्रोजन से हीलियम बनना, तो सूर्य में एक तरह से अंधकार हो जाएगा। लेकिन ऐसा अभी इतनी जल्दी नहीं होगी। मिलियंस वर्ष का आयु बताया गया है सूर्य का, तो अभी काफ़ी समय है। तो चलिए पहले जानते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य चूँकि एक तारा है और इसमें हमेशा नाभिकीय संलयन होते रहता है, जिसके वजह से इसमें प्रकाश होता है। और जो ग्रह होते हैं वो इसी के प्रकाश की वजह से उनमें लाइट होता है। ग्रहों का अपना कोई प्रकाश नहीं है, चंद्रमा उपग्रह से लेकर ग्रह जो भी हैं उनका, लेकिन ये सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं। तो सूर्य के बारे में और हम जानकारी हासिल करेंगे। इसका जो प्रकाश है वो लगभग 8 मिनट में पृथ्वी पर पहुंचता है और जो प्रकाश की गति है, ये हम जानते हैं कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसी से हम कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है कि सूर्य और पृथ्वी की दूरी कितनी है। इसकी दूरी के विषय में कहा गया है, एक खगोलीय दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर मानी गई है। एक एवरेज 14.98 और कभी-कभी ये 15.2 के पास पहुंच जाता है, लेकिन एक एवरेज माना गया है 15 करोड़ किलोमीटर के लगभग में। तो एक स्थिति ये भी बनती है कि इसका जो टेम्परेचर होता है उसमें काफ़ी डिफरेंसेस पाए जाते हैं। जैसे केंद्र का जो टेम्परेचर होता है वो अलग होता है, सतह का जो टेम्परेचर होता है वो अलग होता है, और जो बाहरी क्षेत्रों का जो टेम्परेचर होता है वो अलग होता है। जो केंद्र का टेम्परेचर होता है वो लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है और जो बाहरी सतह का टेम्परेचर वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। तो ये एक टेम्परेचर का एक डिफरेंसेस बहुत सारा है। और हमारे यहाँ पृथ्वी पर टेम्परेचर भी अलग अलग देखने को मिलता है। लगभग गर्मी के दिनों में 50 डिग्री सेल्सियस, 45-40 अलग अलग देशों में अलग अलग है। तो इसके एक शक्ति के बारे में, इसके एक पावर के बारे में हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी शक्ति है सूर्य की, कि इतने लाख करोड़ किलोमीटर के बाद पृथ्वी पर जब इसकी प्रकाश पहुंचती है, किरणें पहुंचती है, तो गर्मी के दिनों में इंसान बेचैन हो जाता है, उससे रहा नहीं जाता है। कमरे के अंदर एसी, फ्रिज, कूलर, बाहर तो निकलना ही मुश्किल हो जाता है। तो उसके सतह का क्या हाल होगा, उसके केंद्र का टेम्परेचर क्या होगा, फिर भी एक अनुमान लगाया गया है। वैसे एग्जैक्ट अनुमान तो कोई लगा नहीं सकता है, लेकिन एक मैथमेटिकल चाहे साइंटिफिक फार्मूला के मेथड की वजह से जो भी एक अनुमान लगाया गया है, वही हम देखते हैं, सुनते हैं और उसको समझते हैं। तो सूर्य के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमने हासिल की। और ये जो सूर्य है, इस सूर्य की परिक्रमा करते हैं 8 ग्रह। जो अभी फ़िलहाल जो 8 ग्रह हैं, ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जिसमें बुध है, शुक्र है, मंगल है, पृथ्वी है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, इत्यादि 8 ग्रह हैं। सबसे फर्स्ट अब हम इन ग्रहों की बारी बारी से जानकारी हासिल करेंगे कि क्या इनकी विशेषता है। तो सबसे पहले हम आते हैं बुध ग्रह के पास। बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है और सबसे फास्ट, सबसे तेज जो चक्कर लगाता है, ये बुध ग्रह ही है और मात्र 88 दिनों में ये सूर्य का चक्कर लगा लेता है। उसके बाद और नेक्स्ट इसके बारे में जानेंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस जो आते हैं, ये बहुत सारे ऑब्जेक्टिव इसमें बनेंगे जो हम चर्चा कर रहे हैं सौर परिवार के बारे में। इसमें बुध का अपना कोई उपग्रह नहीं है,
दो ऐसे ग्रह हैं जिनका अपना कोई उपग्रह नहीं है, जिसमें बुध है और शुक्र है। इन दोनों का कोई उपग्रह नहीं है। तो बुध के बारे में हमने जाना, ये सूर्य के सबसे नज़दीक है और सूर्य के सबसे ज़्यादा तेज गति से, तीव्र गति से चक्कर लगाता है और सबसे कम दिनों में, इतना कम दिनों में चक्कर लगाने वाला पूरे 8 ग्रह में कोई ग्रह नहीं है। तो नेक्स्ट चलते हैं शुक्र की तरफ। शुक्र में क्या है कि शुक्र को सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह कहा गया, कारण कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण, चूँकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 98% इसमें पाया जाता है, और इसी वजह से जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होंगे तो गर्मी ज़्यादा होगी, इसलिए इसको सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह भी कहा जाता है, और गर्मी की वजह से ये चमकीला भी होता है, तो इसको सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट, सूर्य का अपना कोई उपग्रह नहीं है, ये हम पहले बता चुके हैं। तो ये आप जान लीजिए कि बुध का और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, उसका कोई सैटेलाइट नहीं है। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, सांझ का तारा कहा जाता है और भोर का तारा कहा जाता है। ये सारी बातें हैं। तो इसका कोई अपना उपग्रह नहीं है। इन सारी बातों को हमने जाना। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम पृथ्वी की तरफ। पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं, और चूँकि ये हम अपना ग्रह है, जिस ग्रह पे हम रहते हैं इसके बारे में हम थोड़ा विस्तृत रूप से जानेंगे। चूँकि पृथ्वी से, शुक्र से, हर ग्रहों से, सूर्य से क्वेश्चंस आते रहते हैं ऑब्जेक्टिव, तो इसको जानना भी जरूरी है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें पानी की अधिकता है। पानी लगभग 71%, जैसे सूर्य में हाइड्रोजन 71% है और हीलियम है 26 के लगभग में, बाकी अदर गैसेस हैं, उसी तरह से इसमें सबसे ज़्यादा इस ग्रह पे, इस पृथ्वी पर पानी है, और अंतरिक्ष से जब कोई देखता है पृथ्वी को तो वो नीला दिखाई देता है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। और नेक्स्ट, इसमें एक ही उपग्रह है, जिस उपग्रह का नाम चंद्रमा है, और चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर 1.2 यानी कि 1 मिनट 2 या 3 सेकेंड के करीब में यहाँ पहुँचता है। पृथ्वी पर पूरे ग्रहों में एक पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिसपे जीवन की संभावनाएं हैं, जीवन है। प्राणी जगत के बारे में अगर सोचते हैं तो पृथ्वी के बारे में ही सोचते हैं। इसके बाद कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं या भ्रमण भी किए हैं मंगल पे, कहते हैं कि मंगल पे जीवन है, जिसमें 2013-14 में एक मंगलयान भेजा गया था, 2013 में भेजा गया था, 2014 में पहुंचा, और उसने पता लगाया कि पृथ्वी की तरह ही वहाँ वायुमंडलीय परिस्थितियाँ हैं, जिसमें पृथ्वी पर जो दिन रात 24 घंटे का जो दिन रात होता है, ऐसी ही परिस्थिति वहाँ पर भी पाई गई है। पानी की कुछ मात्रा पाई गई है, क्योंकि जीने के लिए, जीवन के लिए पानी की आवश्यकता है, पानी नहीं तो जीवन नहीं। तो कुछ पानी भी प्राप्त किया गया है, मंगल पे जाके लोग इसको देखे हैं, और जाने के लिए चंद्रमा पर भी जाया जा चुका है। आप जानते होंगे नील आर्मस्ट्रांग को, जो चंद्रमा पर पहली बार कदम रखा था। तो चंद्रमा का तो वहाँ तो जीवन संभव नहीं है, क्योंकि पृथ्वी के जैसा वायुमंडल वहाँ नहीं है, तापांतर बहुत ज़्यादा है। वहाँ का जो द्रव्यमान है पृथ्वी की तरह बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ -100 डिग्री, 180 डिग्री का टेम्परेचर में रहना ही मुश्किल है। तो वहाँ यहाँ का वेट के हिसाब से अगर मान लीजिए यहाँ कोई 60 केजी का कोई व्यक्ति है, वहाँ जाएगा तो सीधे 1/6 10 केजी का हो जाएगा। वहाँ अगर कोई पहुँचता है चंद्रमा पे जो भी गए हुए हैं, वो आपको पता चलता है कि वो वहाँ पे उछल के चलते हैं, इसलिए वेट जो होता है बिल्कुल हल्का हो जाता है उनका, इसलिए वो उस तरह से चलते रहते हैं। और चंद्रमा के बारे में ये भी है, जो हम धब्बे देखते हैं, जो हमें लगता है कि चंद्रमा को देखने के बाद धब्बे कुछ दिखाई दे रहे हैं, वो वास्तव में धब्बे नहीं बल्कि बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, इसलिए हमें वो ब्लैक स्पॉट की तरह दिखाई देते हैं। तो ये हम शुक्र के बारे में जाने, पृथ्वी के बारे में।
और हम जानकारी हासिल करेंगे। पृथ्वी को जब पृथ्वी पर जो है सबसे ज़्यादा जीवन की संभावना इसलिए है कि पानी है और वायुमंडल है, बाकी जगहों पे ऐसी परिस्थितियाँ नहीं है। पृथ्वी भी सूर्य का चक्कर लगाता है और ये पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पे झुका हुआ है। और ये घूर्णन और परिक्रमण 2 चीज़ें होती है। परिक्रमण के वजह से ये मौसमी परिवर्तन होते हैं और घूर्णन की वजह से ये दिन रात देखा जाता है। ऐसी स्थिति होती है परिवलयाकार, यानी कि कभी-कभी ऐसा होता है कि परिक्रमण के दौरान कभी-कभी डिस्टेंस सूर्य से ज़्यादा हो जाता है और कभी-कभी नज़दीक हो जाता है। तो इसी वजह से ये ऋतु परिवर्तन होता है। जितने भी ऋतुएं जो होती हैं वो परिवर्तन होता है। तो हमने ये जाना ऋतु परिवर्तन कैसे होता है और ये जो दिन रात होता है वो कैसे होता है। 365 दिन का जो लगभग 1 साल माना गया है, 24 घंटे में एक बार वो घूर्णन करती है और परिक्रमण काल उसका लगभग 365 दिन का होता है, लगभग 1 वर्ष का। तो इसके बाद आइए नेक्स्ट, उसके बाद हम आते हैं मंगल पे। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह इसलिए कहा जाता है कि मंगल आयरन ऑक्साइड के कारण इसको लाल ग्रह कहते हैं। और मंगल 2 मात्र उपग्रह हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। मंगल पर भी व्यक्ति जा चुके हैं, लेकिन मंगल पर संभावनाएं तो हैं, लेकिन बहुत कम है। मंगल के बाद आते हैं बृहस्पति पर। बृहस्पति एक बहुत बड़ा ग्रह है और यहाँ से 4 ग्रह अंदर और 4 ग्रह बाहर, 4 ग्रहों को हम पृथ्वी ग्रह कहते हैं और 4 ग्रहों के बाद बाहर वाले ग्रहों को हम बृहस्पति ग्रह कहते हैं। और बीच में जो एक पट्टी टाइप का होता है वो क्षुद्र ग्रहों की पट्टी है। वास्तव में क्षुद्र ग्रह क्या है कि जैसे ग्रह हैं, उपग्रह हैं, उसी तरह से पत्थरों के एक विशाल टुकड़े होते हैं जो गोल नहीं होते हैं, अलग अलग डिफरेंट साइज के होते हैं और डिफरेंट तरीके से, एक अनियमित तरीके से अपना वो भी चक्कर लगाते रहते हैं सूर्य के। तो इसीलिए ये डिवाइड करता है, ये क्षुद्र ग्रह डिवाइड करते हैं 4 ग्रह, जो ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और उसके बाद 4 बाहर के ग्रह बृहस्पति ग्रह भी जिसको बोलते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो ये क्षुद्र ग्रह के बारे में हमने जाना। और बृहस्पति ग्रह के सबसे ज़्यादा अगर उपग्रह कोई है तो बृहस्पति का है और सबसे बड़ा ग्रह कोई है तो बृहस्पति है। और ये जो 4 जो ग्रह पृथ्वी ग्रह हमने देखा, ये ठोस अवस्था में है। जैसे ज़मीन पे कोई चीज़ आप ले लीजिए, ठोस जैसे रहता है, कोई ईंट चाहे कुछ भी, उसी तरह से ठोस अवस्था में, और बाकी जो 4 ग्रह हैं वो गैसीय अवस्था में है। तो नेक्स्ट शनि पर आते हैं। शनि के भी बहुत सारे उपग्रह हैं। बृहस्पति के बाद अगर सबसे ज़्यादा उपग्रह कोई है तो वो शनि पे है, जिसमें एक टाइटन नाम का एक उपग्रह है, वो इसी पे है। उसके बाद नेक्स्ट है अरुण। अरुण उसके बाद वरुण। वरुण सबसे लास्ट का उपग्रह है। अरुण जिसको इंग्लिश में यूरेनस कहते हैं और वरुण जिसको नेपच्यून कहते हैं। ये बाकी सब इंग्लिश नाम तो पता ही है। बुध को मरकरी कहते हैं, मंगल को मार्स कहते हैं, शुक्र को वीनस कहते हैं, बृहस्पति को जुपिटर कहते हैं और पृथ्वी को अर्थ कहते हैं। उसके बाद शनि को सैटर्न कहते हैं, अरुण को यूरेनस कहते हैं और वरुण को नेपच्यून कहते हैं। प्लूटो तो अब हट गया है, तो सबसे लास्ट का वरुण हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जितने भी ग्रह हैं, ये जो घूर्णन करते हैं, परिक्रमण करते हैं, इनका जो इनकी जो दिशा होती है, मैक्सिमम ग्रहों की दिशा कैसे होती है? पश्चिम से पूरब। लेकिन 2 ऐसे ग्रह हैं जिनकी दिशा पूरब से पश्चिम होती है। वो कौन ग्रह हैं? वो एक शुक्र है और नेक्स्ट लास्ट का दूसरा अरुण है। ये अरुण और शुक्र, इन दोनों की जो दिशा होती है परिक्रमण की, वो होती है पूरब से पश्चिम।
अब उसके बाद हम ये जानेंगे कि इस ब्रह्मांड में सिर्फ सूर्य ही एक तारा नहीं है, सूर्य के अलावा भी बहुत सारे तारे हैं। एक ब्रह्मांड एक असीमित है, सूर्य जैसे लाखों तारे हैं और सूर्य से बहुत बड़े हैं। सूर्य ही काफ़ी दूर है और सूर्य से भी दूरी पर काफ़ी तारे हैं। इस ब्रह्मांड को समझना एक समझिए कि एक बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, सबके समझ की के बाहर की बात है। ये ब्रह्मांड इतना विशाल है, एक सूर्य पे इतने सारे ग्रह हैं, इतने सारे फैलाव है, अंतरिक्ष है, आकाश है, सब चीज़ है और ऐसे लाखों सूर्य हैं। तो सोचिए क्या व्यवस्था होगी, कैसा ब्रह्मांड होगा, कितना बड़ा विस्तार होगा। और ये प्रक्रिया चल रहा है लाखों सालों से, करोड़ों सालों से, और फिर आगे करोड़ों सालों तक ये चलता ही रहेगा ये प्रोसेस। तो सूर्य पृथ्वी के बाद हम जिस सूर्य को देखते हैं, उस सूर्य के बाद नेक्स्ट अगर कोई तारा है सूर्य की तरह तो है प्रैक्सिमा सेंचुरी। वो एक तारा है जिसे हम देख सकते हैं, लेकिन सूर्य के बाद है। सूर्य के बाद अगर कोई तारा है तो है प्रैक्सिमा सेंचुरी। तो हमने जाना ग्रहों के बारे में, सूर्य के बारे में, उसके बाद क्षुद्र ग्रह क्या है, उसके बाद उल्का पिंड के बारे में हम जानेंगे। उल्का पिंड वास्तव में क्या है। जब ये क्षुद्र ग्रह जो चक्कर लगाते हैं सूर्य का, तो उसी में से कोई पत्थर, बहुत बड़ा पत्थर जो है वो टूट के पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने की कोशिश करता है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के प्रक्रिया में वो क्या करता है कि वायुमंडल से टकराने के बाद उसमें आग जलने लगता है वो, और जलने के क्रम में कभी कभी पृथ्वी पर गिर जाता है या फिर वो जलकर राख हो जाता है। तो इस प्रोसेस को लोग जो देखते हैं यहाँ पे पृथ्वी पर बोलते हैं कि ये टूटता हुआ तारा है। वास्तव में ये टूटा हुआ तारा नहीं है, क्योंकि तारे तो जो है गैसीय अवस्था में होते हैं और गैस तो कभी टूटेंगे नहीं। ये वही क्षुद्र ग्रह का एक भाग होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने की कोशिश करता है और फिर इस घर्षण के वजह से जलकर राख हो जाता है या फिर कभी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है, गिर जाता है। तो कभी कभी गड्ढों का रूप ले लेता है, गड्ढे हो जाते हैं, मैक्सिमम जल के नष्ट ही हो जाते हैं। तो अक्सर हम देखते हैं इन तारों को। उसके बाद धूम्रकेतु है, तो धूम्रकेतु, उसके बाद उल्का पिंड, ग्रह, उपग्रह, तारा, इन सब बातों को हमने जाना। इसके बारे में कौन कौन उपग्रह है इसके आगे के वीडियो में हम देखेंगे। हर उपग्रह के क्या क्या नाम है, कुछ उपग्रह के बारे में हमने जाना जो मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं, और बहुत सारे तो नहीं आएंगे। बहुत सबसे कम किसके उपग्रह हैं, सबसे ज़्यादा किसके हैं, या कुछ खास पार्टिकुलर कुछ 2-4 कुछ शनि के, बृहस्पति के या मंगल के कुछ, या पृथ्वी के उपग्रहों के बारे में आ जाता है क्वेश्चन नाम बताने के लिए। यही सब आता है, सबके नाम तो नहीं आता है, इसलिए मोटा मोटी तौर पे कुछ जान लेना ज़रूरी है। सबके नाम अगर हम रटते रहेंगे तो फिर एक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी और फिर क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे। तो हमें जानकारी इस तरह से हासिल करनी है कि एग्ज़ाम्स जो हम देते हैं वो निकल जाए, एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। ऐसा नहीं है कि अनावश्यक रूप से बहुत सारी चीज़ों के चक्कर में हम पड़े रहें और फिर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए वो छूट जाए। ऐसा कई बार होता है कि एक प्लानिंग वे में जब हम तैयारी नहीं करते हैं तो क्या होता है कि क्वेश्चंस जो आते हैं वो हम याद ही नहीं करते हैं। जिन क्वेश्चंस को आना होता है उसको याद नहीं करते हैं और अनावश्यक चीज़ों को याद करते रहते हैं। इतिहास में आप देखेंगे बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा तो फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन अगर उन फैक्ट्स को रटने लगा जाए तो काफ़ी समय लग जाएगा और फिर हमारे क्वेश्चंस, बाकी सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो एक जब तैयारी करनी है तो एक रूटीन में, एक प्लानिंग के हिसाब से जब हम किसी चीज़ को पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे और उस प्लानिंग के हिसाब से, एक सूझबूझ के हिसाब से जब उस किसी कंपटीशन की हम तैयारी करेंगे तो उसमें हम सफलता हासिल करेंगे, उस एग्ज़ाम्स को हम निकाल लेंगे।
तो ज़रूरी सिर्फ ये नहीं है कि हम दिन रात पढ़ते रहें, लिखते रहें और समझते रहें वीडियो के माध्यम से या किसी कोचिंग के माध्यम से या किसी शहरों में जाके। ज़रूरी ये है कि हम जो भी पढ़ें एक सूझबूझ के साथ पढ़ें, एक प्लानिंग के हिसाब से पढ़ें। क्या क्वेश्चंस आएगा, एक सिलेबस को हम सबसे पहले उसको जानें, क्या सिलेबस है और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं या आएंगे। क्वेश्चन बैंक इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई कड़ी है तो वो क्वेश्चन बैंक है। चाहे वो सीटेट का एग्ज़ाम हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो या कोई भी हो। जब हम एक सिलेबस देखते हैं तो उससे पता चलता है कि विगत वर्षों में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं और उन क्वेश्चनों को हम बनाने का प्रयास करें, सॉल्व करें, डेली कम से कम एक सेट बनाएं। और सिर्फ ऑब्जेक्टिव रटने से कुछ नहीं होगा। किसी भी चीज़ को अगर एग्ज़ाम्स निकालना है तो उसके लिए हम एनसीईआरटी किताबों को पढ़ें, बिहार टेक्स्ट बुक पढ़ें, उसके बाद हम न्यूज़पेपर्स को पढ़ें, जिससे हमारा जो करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट हो। उसके बाद हम उस को नोट डाउन करें, जो भी हम पढ़ें उसको कम से कम 2 घंटा 3 घंटा उसको लिखें, कम से कम 5 पेज भी लिखें, खुद से लिखें। और इसके अलावा जो पत्रिकाएं हैं उसको भी देखें, जो स्टैंडर्ड पत्रिकाएं हैं उनको देखें। और उसके बाद कम से कम सेट ज़रूर बनाएं। सेट बनाने से क्या होगा कि हमें ये अंदाज़ा लगेगा कि हम कितना बना सकते हैं। सिर्फ हम पढ़ते ही रहें और अपना ही कुछ जज नहीं करें। खुद का एग्जामिनेशन भी ज़रूरी है कि हम जो पढ़ रहे हैं कहाँ तक पढ़े हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं, कितनी जानकारी हासिल किए हैं। इन चीज़ों को जब हम बनाएंगे, सेट्स वगैरह बनाएंगे, तब हमें पता चलेगा कि कितना पानी में हम हैं, कितना हम पहुँचे हुए हैं, कहाँ तक पहुँचे हुए हैं। और फिर उसके बाद हम एक अलग से स्ट्रेटजी बनाएंगे, कहाँ कमी हमारी रह गई, कहाँ किस चीज़ पे हमको फोकस करना है, उन चीज़ पर हम ध्यान देंगे। मान लीजिए कि जलवायु से संबंधित या महासागर से संबंधित या किसी भी चीज़ से संबंधित, खनिज पदार्थ से संबंधित किसी भी एक पार्टिकुलर चीज़ के बारे में अगर हमको जानकारी नहीं हो पा रही है या अभयारण्य कितने हैं, तो उस चीज़ पे हम विशेष फोकस करेंगे। अब जिस चीज़ को हम जानकारी ले ही लिए हैं उसके बाद वही चीज़ पढ़ते रहें और जहाँ जो सेक्टर हमारा कमज़ोर है वो चीज़ नहीं पढ़ें तो फिर समस्या पैदा हो जाएगी। और हर सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आ रहा है उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर हम समझते हैं कि मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, डिफ़िकल्ट है, तो फिर हम उसको छोड़ देंगे तो वहाँ से फिर समस्या पैदा हो जाएगी। ये अलग बात है कि अगर मैथमेटिक्स में कोई कमज़ोर है तो बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी कुछ तो ज़रूर सॉल्व करेगा। इससे क्या होगा कि क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा बन पाएंगे। लेकिन जो क्वेश्चन बिल्कुल समझ से परे हैं, अब उसी क्वेश्चन पर हम लगे रहें तो फिर मान के चलिए कि बीपीएससी में लगभग 10 क्वेश्चंस आते हैं। प्री जो होता है उसमें मैथमेटिक्स से 10 क्वेश्चन आते हैं और बाकी के 140 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन होते हैं। अब मैथमेटिक्स में मान के चलिए कोई कमज़ोर है और उसी 10 क्वेश्चन पर दिन रात लगा हुआ है, एग्ज़ाम आ गया और बाकी सारा छोड़ दें तो फिर उसका एग्ज़ाम कभी नहीं निकलेगा। तो हर विषय को लेकर चले। साइंस में भी लगभग 25-30 क्वेश्चंस आते हैं, हिस्ट्री में आते हैं 25-30 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स से 25-30। हर विषय को वो टच करे, हर विषय पर वो उसकी समझ हो, पकड़ हो, मजबूती हो और करंट अफेयर्स पर ध्यान नहीं दे, मैं पत्रिकाओं को नहीं पढ़े, न्यूज़पेपर को नहीं पढ़े, घटनाएं जो डेली घट रही है उस पर फोकस नहीं करे, ध्यान नहीं दे, न्यूज़ वगैरह नहीं सुने पढ़े, तो फिर क्या होगा कि करंट अफेयर्स का सेक्टर वो छूट जाएगा उससे। और लगभग 25 क्वेश्चन एक बहुत बड़ा मायने रखता है करंट अफेयर्स का। तो यही होता है लोगों के जो असफल होने का यही कारण है। किसी का एक पूरा का पूरा सेक्टर आपको करंट अफेयर्स छूट जाएगा, किसी का अगर हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो किसी का ज्योग्राफी छूट जाएगा, और किसी का ज्योग्राफी स्ट्रॉन्ग है तो हिस्ट्री छूट जाएगा, किसी का साइंस छूट जाएगा। तो इस हिसाब से एक ब्रॉड लेवल का जो क्वेश्चन आता है वो साइंस से, आपको हिस्ट्री से, करंट अफेयर से, इकोनॉमिक्स वगैरह से, पॉलिटी से, इसी सब से आता है, मैथमेटिक्स से भी आता है, रीजनिंग से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो हर चीज़ पर ध्यान देना ज़रूरी है। और जब तक हम प्रॉपर वे में एक सही तरीके से किसी भी चीज़ की जब तैयारी नहीं करेंगे
तो सफलता मिलने में परेशानी होगी। इसलिए तैयारी करें और मेहनत से करें, एक प्लानिंग के हिसाब से करें, एक योजनाबद्ध तरीके से करें और सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक यू।